सुनवाई था सर, बेसिकली हमने जो केस किया है वो हमारा रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंगली किया है कि आपको मालूम ही होगा कि हर एक स्टेट का अपना अपना अलग अलग सर्विस रूल होता है और हर एक सर्विस रूल में टीचर्स का रिक्वायरमेंट के लिए मतलब रिक्रूटमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, वो कई कई स्टेट में डिफरेंट भी हो सकता है। बेसिकली एनसीटी का जो है वो तो सर्वोपरि है ही, लेकिन क्योंकि एजुकेशन एक जॉइंट शेड्यूल में आता है और उसमें स्टेट और सेंटर का दोनों का बराबर हिस्सा होता है, तो इसी वजह से स्टेट भी अपना अपना खुद का एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन रूल्स भी बनाते हैं। उसी में रिक्रूटमेंट रूल भी आता है, हर स्टेट का अलग रिक्रूटमेंट रूल भी आता है। जैसे कि उत्तराखंड का रूल था जिसमें साफ और साफ तौर पे 2 वर्ष वाला बात मेंशन किया गया था कि 2 वर्ष का डिप्लोमा ही चाहिए। हमारा रिक्रूटमेंट रूल में कई दूसरा शब्दों का उसमें प्रयोग किया गया है, उसमें लिखा है जो भी एनसीटी का प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है वो चाहिए। कोई और स्टेट में अलग लिखा होगा, कोई और स्टेट एनसीटी से स्पेशल रिलैक्सेशन लेके रखा होगा, कोई स्टेट कोई कुछ स्पेशल परमिशन लेके रखा होगा, कोई किसी का और कोर्स चला रहा होगा। कई देशों मतलब पूरा देश में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट वो रूल्स बनाए गए हैं और अभी भी चल रहे हैं। तो हमारा जो मोटिव था वो साफ तौर पे यही था कि वेस्ट बंगाल का जो रूल है उसके हिसाब से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो स्टैंड है, जो कि पहले एनआईएस को अकोमोडेट कर रहे थे, अभी ऐसा क्या हो गया कि वो एनआईएस को अकोमोडेट नहीं करना चाहते। एनआईएस को हमको बाहर निकल के उन्होंने पैनल दे दिया है। हालांकि हमने जो केस किया है उसके हिसाब से अभी हमारा केस का प्रभाव इस पैनल में भविष्य में भी आ सकता है, लेकिन बोर्ड का जो स्टैंड है वो ओवरनाइट चेंज हो गया है। बोर्ड कल हमको ले रहे थे, अभी हमको नहीं ले रहा है, तो ये एक बहुत ही गलत मतलब डिप्राइव करने वाला सिचुएशन है एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट्स के लिए। तो इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना चुके हैं और वो भी हमने डायरेक्टली नहीं अपनाया। सुप्रीम कोर्ट का रुख भी हमने हाई कोर्ट का रास्ता होके ही अपनाया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी आप जाएंगे तो एक वो होता है कि हाई कोर्ट आप पहले क्यों नहीं गए, तो वो हम रास्ता देख के ही हाई कोर्ट से इंटरिम ऑर्डर लेने के बाद ही उसको चैलेंज करके हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। और कल का जो हियरिंग था आप सभी ने देखा होगा, उसमें अगर आपको सकारात्मक कुछ लगा होगा तो हम भी वैसा ही सोच रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब जज ने ऐसा एक्सेप्ट किया है कि ये सिर्फ 18 नहीं है, 18 हर वक्त 18+6 के साथ ही नाम इसका लिया जाएगा। 18 कभी अकेला आएगा ही नहीं। जब एक चुटकी नमक एक गिलास पानी में मिलाया जाता है वो नमकीन पानी ही बन जाता है। पानी और नमक अलग नहीं हो सकते। कोई पिएगा तो नमकीन पानी ही पिएगा, शरबत ही पिएगा, तो उसको सिर्फ पानी कहना या फिर सिर्फ नमक कहना कभी उचित नहीं है, उसको शरबत ही नाम दिया जाता है। वैसे ही 18 मंथ और 6 मंथ इंटर्नशिप कभी अलग अलग नहीं है, वो जब भी उनका नाम लिया जाएगा एक साथ ही लिया जाएगा। और इसी बात का संज्ञान कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कल लिया है। वो उनको आप देखिए, सबसे आसान रास्ता क्या होता है मालूम है? अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो कोई दूसरा केस के साथ में, जो कि अभी केस ऑल ओवर इंडिया में एक केस होने का बात है, जो कि मैं सपोर्ट भी करता हूं और कोई खराब कुछ है भी नहीं, लेकिन उसमें क्या होगा ना, वो केस मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत मतलब एक पेचीदा केस बनता जा रहा है। बहुत सारा चीजों को उसमें इंक्लूड किया गया है, बहुत सारा मैटर को है, तो कहीं ना कहीं जो एक स्टेट का जो अलग अलग डिमांड होता है वो कहीं ना उसका ओवरशैडो हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं अलग हो जाता है, छुप जाता है, तो दिखाई नहीं पड़ता है अलग से। अगर आप एक केस करेंगे आपके हिसाब से करेंगे, जैसा कि हमारे साथ हुआ, वो कहीं छुपा नहीं, उसका कभी उसका मतलब वो अलग से सुना जा रहा है, सिर्फ वही मैटर चल रहा है। तो अलग केस होना, एक विषय में केस होना, सिंपल केस होना हमेशा जजेस के लिए आसान भी रहता है। जजेस के सामने अगर आप खिचड़ी रख देंगे तो उसमें चावल और दाल को अलग करना दिक्कत है सर। तो सबसे आसान रास्ता तो यही होता है कि अलग से केस करा जाए स्टेट के हिसाब से, क्योंकि उसका रिक्रूटमेंट रूल अलग है। और जैसे कि आपके स्टेट पे हमारे जैसा ही पहले से एनआईएस एक्सेप्टेड था, तो ये जो स्टेट अभी अपना डिसीजन बदल रहा है ये भी कहीं ना कहीं गलत है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ डिसीजन को चेंज करना। तो इस हिसाब से केस तो आपका बनता है, जैसे कि हमारा बना है। अगर हमारा केस एक्सेप्ट हो रहा है, हमारा केस सुना जा रहा है, तो आपका भी केस कहीं ना कहीं सुना जाएगा। लेकिन इसके लिए ना कभी कभी अगर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कभी कभी ये पूछता है कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप ऐसे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, तो हाई कोर्ट में केस को वापस भेज देते हैं। तो ऐसे टाइम पे एक ट्रिक ये होता है, मतलब एक आप कह सकते हैं वो ट्रिक ही कहेंगे उसको, क्योंकि मुझे हिंदी उतना वो नहीं, क्योंकि बंगाली हूं मैं, तो ट्रिक ही समझ लीजिए। एक ट्रिक ऐसा होता है कि आप हाई कोर्ट में एक केस डालें, हालांकि उसमें आपको कुछ सकारात्मक मिलने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उसको ओवरशैडो कर देगा, उसको ओवर पावर कर देगा। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का अगेंस्ट जाना इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट क्या करेगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव या फिर कुछ मीडियोकर कुछ जजमेंट आपको देगा, कुछ संतुलन बनाया हो कुछ जजमेंट, कुछ ऑर्डर आपको देगा। जब पहला हियरिंग होगा, तो पहला हियरिंग जब भी हो जाएगा तो उसमें आपको इंटरिम ऑर्डर कॉपी मिलेगा। उस इंटरिम ऑर्डर कॉपी को आप लेके चैलेंज करके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो जब भी आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जाएंगे इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज करके, तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगा कि ये लोग हाई कोर्ट पहले नहीं गए, तभी आपका डिमांड कहना यही होगा कि ये हम लोग हाई कोर्ट में जा चुके हैं और हमको न्याय नहीं मिल रहा है, हमको ठीक से सुना नहीं जा रहा है, तो कृपया करके आप एक बार हमारा केस को सुन लीजिए। तब अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन देता है कि भाई इसको ठीक से सुनो, इसको इस मेरिट के बेस पे सुनो, इसको आप उत्तराखंड का रिगार्डिंग जो डिसीजन आया हुआ है उसके हिसाब से मत सुनिए, आप इसको उड़ीसा का रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से सुनिए, उड़ीसा का गवर्नमेंट का जो स्टैंड है उसके हिसाब से सुनिए। ऐसा कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट अगर आपको देगा तो फिर हाई कोर्ट में भी अगर वो रिटर्न आ जाएगा ना, तो आपको अच्छी तरह से सुना जाएगा पहले तो। दूसरा ये है कि अगर उस केस का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होने लगा, वो तो और भी अच्छा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है उसको चेंज सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है।
तो अगर आपको कुछ राहत मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ऐसा दिशा निर्देशन दे दे कि सुप्रीम कोर्ट में इसका सुनवाई, मतलब हाई कोर्ट में इसका सुनवाई उत्तराखंड के रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से ना हो, उसका सुनवाई सिर्फ ओडिशा का हिसाब से ही हो किया जाए, ऐसा डायरेक्शन भी दे दे तो भी वो बहुत काम का होगा। तो अभी वो ऐसा कुछ ही हम भी करने का कोशिश कर रहे हैं, वो आप भी कर सकते हैं। अगर आपका सेपरेट केस आप बनाएंगे, आप खुद के हिसाब से लड़ेंगे, खुद के रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से उसको ड्राफ्टिंग करेंगे, तो वो कहीं भी घुल मिल नहीं जाएगा, आपका केस अलग से दिखाई पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये वाला प्लान सबसे अच्छा होना चाहिए। बाकी आप सही समझे। हमारे साथी एक है, मेरा एक बहन है, संगमित्रा मैम है, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं सर आपसे, जो एसएलपी के बारे में, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपका एसएलपी नंबर लेके वो हाई कोर्ट में जाके ही कुछ कर लेंगे, वो उसके बारे में मैम बताइए, संगमित्रा मैम। हाँ बताइए। दादा नमस्कार। मैम बताइए। नमस्कार सर, मैं ये बोलना चाह रही थी कि अभी तो ओडिशा में जो हालत है, हमारा रिजेक्शन लिस्ट आ गया है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था उसका रिजेक्शन लिस्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो वो जो रिजेक्शन लिस्ट में जो एनआईओएस के बच्चे हैं वो सोच रहे हैं कि आपका जो एसएलपी नंबर है सुप्रीम कोर्ट का, उसका लेके हाई कोर्ट में रिजर्व के लिए जाएंगे, तो वो क्या कुछ इफेक्टिव होगा? जी, सुप्रीम कोर्ट से अभी हमको ऑर्डर तो ऐसा कुछ मिला नहीं है, क्योंकि हमारा जो लास्ट डे का सुनवाई था 2 दिन पहले जो हुआ था, उसका भी ऑर्डर कभी अब तक अपलोड नहीं हुआ है। हाँ, हालांकि दूसरा कोई एक मैटर था जिसके साथ हम लोग टैग करे थे हमारे केस को, उसका ऑर्डर कॉपी आया है, और उसका ऑर्डर कॉपी में हमारा एडवोकेट पैनल का भी नाम भी है, तो पार्शियली ऑर्डर कॉपी हमको मिल चुका है, लेकिन वो अभी इतना मजबूत स्थिति पे नहीं आया है ऑर्डर कॉपी के हिसाब से कि उससे आपको कोई बेनिफिट मिल पाए। हाँ, लेकिन अगर 16 तारीख का हियरिंग के बाद कोई अच्छा और भी अच्छा ऑर्डर कॉपी मिलेगा, या फिर जब हमारा लास्ट डे का हियरिंग का भी ऑर्डर कॉपी हमको मिल जाएगा, जब वो अपलोड हो जाएगा, अभी तक अपलोड हुआ नहीं है, मैंने चेक किया था जी, तो उसमें कुछ सकारात्मक लिखा होगा तो उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। तब तक आप ये कर सकते हैं कि हाईकोर्ट में आप केस तो पहले लगवा ही दीजिए, कि जो प्रोसेस था ये पहले से ऑनगोइंग था जजमेंट से पहले से, तो हमको अभी बीच रास्ते में हटाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। ऐसा करके आप पहले केस तो लगा दीजिए, वो केस का सुनवाई होता रहेगा, और आप नया डॉक्यूमेंट जो भी बनेगा, हमारा केस में कुछ पॉजिटिव बनेगा वो भी बनेगा, 1-2 हियरिंग आप करिए उधर। अगर आपको लगेगा कि यहाँ से न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जरूर आइए। हाई कोर्ट में आपको केस तो आज या फिर कल के डेट में ही लगा देना चाहिए, 1-2 दिन में ही, और बहुत जल्दी भी करना है। और अगर उसमें आपको कोई सहायता भी चाहिए होगा, ड्राफ्टिंग में कुछ होगा, तो मैं आपका मदद जरूर करूंगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ड्राफ्टिंग भी कहीं ऐसा स्टेट का रिक्रूटमेंट रूल के अनुसार ही किया है, तो उसके लिए भी आपको मदद जरूर मिलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी आपको मूव करना है तो भी उस हिसाब से हम लोग आपको हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन केस जो है आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही देखना पड़ेगा, यही मैटर है। सर और एक बात की, आपका जो वेस्ट बंगाल का केस है उसका इफेक्ट क्या पूरा देश में पड़ेगा या सिर्फ आपके स्टेट में ही वो लिमिटेड रहेगा, जैसे उत्तराखंड? जी देखिए, बिल्कुल पूरा देश में ही पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो होता है वो पूरा देश में ही कहीं ना कहीं लागू होता है। लेकिन ये है क्योंकि हमने जो केस किया है वो पूरा देश में कोई डिग्री को वैलिड करवाने के लिए नहीं किया है। जितना मेरा समझ है, मेरा जानना है कि कोई डिग्री को वैलिड या इनवैलिड सिर्फ एनसीटी करवा सकता है। तो अभी जो रिव्यू लगाने का बात चल रहा है, तो एनसीटी डालेगा तो उसमें कोर्ट को ज्यादा सोचना पड़ेगा। जो अभ्यर्थी है, जो कैंडिडेट्स है, उसके पास ऐसा कोई नया डॉक्यूमेंट तो आया ही नहीं है कि रिव्यू में कुछ खास असर हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो संभावना यही है कि कोई रिव्यू पिटीशन लगेगा कि वो डिसमिस ही हो जाए, ठीक है। तो लेकिन अगर हमारा केस हम जीतेंगे, जो क्वेश्चन भी था, हमारा केस हम जीतेंगे तो उसमें मदद ये मिलेगा कि उत्तराखंड का जो डिसीजन है वो उत्तराखंड के लिए ही लागू हो। और अगर वेस्ट बंगाल के रिस्पेक्ट में हम कुछ अलग जजमेंट ला पाए, क्योंकि इसको हमने डिफरेंट बेंच में तो मेंशन कर ही दिया है, डिफरेंट बेंच में इसका सुनवाई भी हो रहा है, ना ही हमारा बेंच चेंज किया गया, ना ही हमारा केस को डिसमिस किया गया। जैसे कि बीएड के साथ बार बार होता है, उनके पास इतना हेवी वेट वकील होते हुए भी, उनके पास इतना अर्थ का जो पावर है, मनी पावर होता है, वो होते हुए भी उनका केस वो टिका नहीं पाए। जबकि हमारा केस हमने टिका के भी दिखा दिया, और हमारा केस हमने हियरिंग करवा के भी दिखा दिया, हमको दूसरा डेट भी मिल चुका है। तो अगर ये केस में अगर हम सकारात्मक वर्डिक्ट या फिर जजमेंट ला पाए तो पूरा देश में ये मदद मिलेगा कि हर एक राज्य में जो रिक्रूटमेंट रूल होता है वो अलग है, ये एस्टेब्लिश करने में मौका मिल जाएगा। डिस्टिंग्विश करवाना उसको कहते हैं। तो हर एक स्टेट में जो अभ्यर्थी है, जो कैंडिडेट्स है, उनको अपना केस को डिस्टिंग्विश करवाने में जरूर मदद मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा तो हाई कोर्ट को कहीं ना कहीं उसका संज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। तो ये मदद हो जाएगा कि आप अपना केस सेपरेट से लड़े, आप अपना हाई कोर्ट में ये कह सकेंगे, और वो भी दावे के साथ कि भाई हमारा केस अलग है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर चुका है, अलग स्टेट का अलग रूल के हिसाब से जजमेंट दे चुका है, तो आप हमारा केस भी अलग ही सुनिए, इसको आप हमारा रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से जज कीजिए, ना कि कोई दूसरा स्टेट का रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से जज कीजिए। जब उत्तराखंड में सरकार खुद एनआईएस के अगेंस्ट जा चुका था हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, जबकि हमारा स्टेट में हमारा सरकार पहले हमको मान्य कर रहा था, हमको ले रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था। अभी क्यों उत्तराखंड के रिक्रूटमेंट रूल के बेसिस पे जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट से, उसके हिसाब से हमको क्यों जांच किया जा रहा है, ऐसा ना हो। तो इस बात को आपको कोर्ट में रखने का और भी पुख्ता वो मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट मिल जाएगा हमारा केस अगर हम जीत जाएंगे तो। जी सर और एक सवाल था, कृपया उत्तर दीजिएगा कि अभी लगभग आपका स्टेट का जो प्रॉब्लम है, मतलब जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ओडिशा का सिमिलर है। तो हमारे अभी
जी, अभी हमारे जो बच्चे रिजेक्ट हुए हैं, जो रिजेक्ट लिस्ट में हैं, वो क्या आपके साथ इंटरवीन बन सकते हैं? सर ऐसा करेंगे, एक तो हम इसको अलाउ नहीं कर पाएंगे। पहला कारण ये है कि हमने जो चैलेंज कर रखा है वो हमारा रिक्रूटमेंट रूल को चैलेंज कर रखा है। अगर आप केस का स्टेटस भी देखेंगे तो उसमें लिखा है कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ना कि यूनियन ऑफ इंडिया, ना कि एमएचआरडी। ऐसा नहीं है, हमने अपना स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर केस लगाया है। तो यहाँ उड़ीसा का बात या फिर बिहार का या फिर ऐसा कुछ हम करना भी नहीं चाहते, नहीं भी करेंगे। लेकिन ये एक तरीका है अपना पक्ष को रखने का। अगर आप आगे करेंगे इसमें तो उसमें कुछ खास तो मुझे दिखता नहीं है आपकी तरफ से भी, लेकिन पैसा तो जाएगा ही। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि वो जो आप इंटरव्यू करेंगे तो आपका मैटर इसमें आएगा, तो उसका फिर से खिचड़ी बन जाएगा और आपका भी केस कहीं दूसरे बेंच पे शिफ्ट हो जाए, कुछ अलग हो जाए, उसका भी थोड़ा रिस्क तो रहेगा। अच्छा यही होगा कि पहले आप हाईकोर्ट में केस लगाए और उसका एक हियरिंग, देखिए एसएलपी बहुत एक अच्छा चीज है। आप हाईकोर्ट में केस लगाएंगे ना तो उसका एक दिन सुनवाई हो जाएगा, तो उसका एक इंटरिम ऑर्डर कॉपी बनेगा। चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो, आपके लिए अच्छा, आपके लिए बुरा, जो भी लिखा हो, उसको आप लेके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो वो आपका रास्ता खुल जाएगा सुप्रीम कोर्ट आने का। ठीक है, तो वो करके आप मेरे केस में नहीं भी घुस के आपका अलग केस लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिससे आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। मेरे केस में क्या होगा, ये वेस्ट बंगाल का मैटर है, हमारा पैनल के ऊपर मैटर है, तो वो आपके पैनल के साथ कैसे जुड़ेगा, कैसे कोरिलेट हो पाएगा, इसमें दिक्कत है। अगर ऐसा आप करेंगे तो उसमें वो भी केस में कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, फिर दूसरा वकील आएगा, सर्विस मतलब कॉपी सर्विंग वगैरह जो प्रोसेस में डिले होता रहता है वो और भी बढ़ेंगे और भी मैटर ज्यादा खिंचता जाएगा। उससे अच्छा है हम अपना सुनवाई ऐसे करें तो उसमें कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा, तो उसका नतीजा तो आपको मिलेगा ही। जजमेंट कॉपी में आपको उसका जो बेनिफिट है वो तो मिलेगा ही, और आप उसी ड्यूरेशन में आप अपना अलग केस करके जाएंगे तो सही प्रोसेस भी होगा, उससे आपको फायदा ज्यादा भी मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान ज्यादा सीरियसली लेंगे भी। ऐसा है। लेकिन अभी आपका इच्छा है, बताइए सर। बोलिए आप बोलिए। तो अभी आपका इच्छा, अगर आप इंटरव्यू करेंगे तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें मैं भी ये नहीं कह सकते कि मैं आपका कुछ मदद कर सकता हूँ या फिर कुछ मददगार ये होगा भी, तो आपका पैसा ही ऊपर से जाएगा। तो अच्छा वही रहेगा कि आप हाईकोर्ट में एक केस करिए, उसका एक दिन का हियरिंग कराइए, बस एक दिन। दूसरा हियरिंग आपको कराना भी नहीं है, आप उसी को एसएलपी करके सुप्रीम कोर्ट आइए और अपना केस अलग से सुनवाई कराइए, इससे आपको सबसे अच्छा वो मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। सर और एक लास्ट सवाल था कि जैसे सुना जा रहा है कि ये वाला केस भी क्या गवाही सर के चेयर में मतलब बेंच में जाएगा सुनवाई के लिए लास्ट तक, अगर ऐसा ही चलता जा रहा है तो? नहीं, ऐसा नहीं है। रिव्यू का जो मैटर है, रिव्यू का जो एप्लीकेशन लगेगा वो तो गवाही सर के पास जाएगा ही, वो जजमेंट उन्होंने देके रखा है तो वो जाएगा। लेकिन हमने जो किया है, आप समझिए जिसको हम ये डिग्री को वैलिड कराना या ये सब चीजों में लगे हुए नहीं है। उत्तराखंड, हमको ये करना है कि उत्तराखंड का रूल, हमारा रूल अलग है, उसके साथ हमारा कोई ना संबंध है, तो हमको जो जज किया जाए अपने रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से जज किया जाए, इतना कराना है। हमारा स्टेट अगर हमको पहले एकोमोडेट कर रहे थे, अगर हमको पहले से ले रहे थे, तो इसका मतलब यही बनता है कि हम वैलिड है, वैलिड थे। तो आप कैसे इनवैलिड हो रहा है जबकि वो केस हमारे ऊपर था ही नहीं। तो ये काम हम करना चाह रहे हैं और वो गवाही सर के उधर नहीं गया। और कोई अगर कह रहा है कि जाएगा वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट में कोई मतलब जो जज है तो वो तो अपने हिसाब से बहुत विद्वान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनको गुमराह करना इतना आसान नहीं होता है। हमने अपना पक्ष रखा, ना ही उसमें बेंच चेंज हुआ, ना ही उसको डिसमिस किया गया, उसको दूसरा डेट दिया गया है सुनवाई के लिए। हम आशा करते हैं उस दिन अपना सुनवाई अच्छा होगा। तो आप भी ऐसा केस करेंगे, आपको सेपरेट बेंच मिल भी सकता है, लेकिन जो रिव्यू होगा वो गवाही सर के पास ही जाएगा और गवाही सर के बेंच में उसका सुनवाई होगा। और मुझे ज्यादा चांस लगता है कि एनसीटी के अलावा कोई और रिव्यू फाइल करेगा तो उसमें शायद नतीजा नेगेटिव ही निकले। ये भी हमारा वो है, आशंका है। सर उड़ीसा में प्रॉब्लम क्या है कि जैसे वेस्ट बंगाल में पहले आपको अलाउ करता था, तो यहाँ पे मतलब 7 साल 8 साल के बाद रिक्रूटमेंट आया है। तो जो एनआईओएस किए हुए हैं वो गवर्नमेंट में भी कुछ हैं, पर पहले ऐसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस आया नहीं जिसमें एनआईओएस वाले अप्लाई किए होंगे। तो ये इस बार पहली बार हुआ था जो जबकि एनआईओएस वाले अप्लाई किए थे, और इसी साल ही ये सब मतलब। तो आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है, फॉर्म है, आपका जो कॉल लेटर होगा इंटरव्यू का, आपका जो टीईटी सर्टिफिकेट होगा, यही अपने आप में इनफ सबूत होते हैं कि आपका गवर्नमेंट आपको अलाउ कर रहे थे। अगर आपको अलाउ नहीं करेंगे तो आपका इंटरव्यू कैसे हो गया, आपका कॉल लेटर कैसे आ गया, आप रिजेक्शन में कैसे आ गए? आपको तो फॉर्म फिलअप करने ही नहीं देना चाहिए था अगर आप इनवैलिड थे, है ना? जी सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और जो रिजेक्शन में रीजन आया वो रीजन में वो क्लियरली लिखे हैं एनआईओएस 1719, मतलब आप एनआईओएस से किए हुए हैं इसीलिए आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो अगर डीवी हो गया है तो उसका कोई, अगर आपके पास पर्चा होगा, कोई सर्टिफिकेट होगा। जी सर है। तो आप उसको भी कोर्ट पे रखिए, वही अपने आप में इनाफ सबूत है ये साबित करने के लिए कि आपका गवर्नमेंट आपको पहले अलाउ कर रहा था। तो उसको भी आप अपना सबूत का आधार बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसका तो एडवर्टाइजमेंट होगा ना, उसका एडवर्टाइजमेंट तो उसमें लिखा होगा।